राधे राधे। नए और पुराने एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 403 आरव चैलेंजेस अंश। आद्या और आरवी सामने के कमरे में बाहर चक्कर लगा रहे थे। आद्या ने कहा, यार ये लड़की बहुत पिटेगी मेरे हाथों। कितनी बार उसे वार्न किया है कि वो उसके साथ में उस कमीने के जान ले लूँगा अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो। सानवी ने कहा, दी वो सिर्फ बात ही तो कर रही है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आद्या ने अपनी इनोसेंट बहन को देखा और कहा, तू नहीं समझेगी छुटकी, ये आरव। छोड़ यार, तू जानकर भी क्या करेगी? आरवी ने हाँ में सिर हिलाया। अभी वे दोनों बात ही कर रहे थे कि उन्होंने अधव्य कमरे की तरफ आते हुए दिखा। आद्या ने आरवी ने एक दूसरे को देखा और अधव्य को देखते लगे, क्योंकि अधव्य नशे में होने की वजह से थोड़ा लड़खड़ा रहा था, लेकिन वो इतने भी नशे में नहीं था कि खुद को संभाल ना पाए। अधव्य ने आरवी और आद्या के कमरे के बाहर देखा तो कहा, साली साहिबा, तुम दोनों इतनी रात को मेरे होने वाली बीवी के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? अधव्य के मुंह से ये सुनकर आद्या और आरवी फिर से एक दूसरे को देखने लगे। उसे इस तरह बात करते देखकर वो दोनों समझ गए कि वे नशे में है। आद्या उसके पास आते हुए बोली, हमारी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कमरे में आराम करना चाहिए। अधव्य आद्या के गाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो मेरी साली साहिबा? मैं यहाँ तुम्हारी बहन से मिलने आया हूँ। उसने इतना ही कहा था कि आद्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। अधव्य ने मुंह से चीख निकाली, आहा, और वो फिर उठ ही नहीं पाया। आरवी ने यह देखा और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने आद्या को देखा जो गुस्से में अधव्य को घूर रही थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे हाथ भी लगाए। ऊपर से उसने फाइटिंग में महारत हासिल की थी, जिसका नमूना तो अभी अभी उसने दिखाया ही था। आद्या अधव्य को घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाल खींचने की? मैं तुम्हें। और वो अधव्य की तरफ लपकी, लेकिन आरवी ने उसे पकड़ते हुए कहा, दी आप ये क्या कर रही हैं? उस बेचारे को दर्द हो रहा है। आद्या कुछ कहती उससे पहले अंश उन्हें सीढ़ी से ऊपर आते हुए नजर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अधव्य को। आद्या ने कहा, ओ गॉड, अंकल तो इधर ही आ रहे हैं। अगर उन्होंने उसे ऐसे देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अरुण, उसे उठाने की में मदद कर। और वो अधव्य के पास आकर उसे बाजू को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अधव्य तो अधव्य था, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरवी और आद्या ने बहुत मुश्किलों से उसे उठाया और अंश के आने से पहले उसके पास से ही आरवी के कमरे से उसे ले गए। इधर कमरे में आरव अपने गाल पर हाथ रखकर सानवी को हैरानी से देख रहा था। सानवी को जब एहसास हुआ उसने आरव को अभी अभी थप्पड़ मारा है, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वंश अंदर आते हुए बोला, क्या चल रहा है यहाँ? सानवी दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर हैरान थी। उसे देखते हुए उसकी आंखें बस बाहर ही आने वाली थीं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके डैड अंश खड़े थे। कुछ वक्त पहले गार्ड ने अंश को बताया था कि कोई हवेली में घुस आया है और उसे सानवी के कमरे की तरफ जाते देखा है। अंश का चेहरा आरव को सानवी के कमरे में देखकर गुस्से से लाल हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिंसेस ऐसे भी कुछ कर सकती थी। एक पिता के लिए उसकी बेटी को कमरे में उसके लवर के साथ देखना, यह मोमेंट कितना हर्ट करने वाला था। आरव ने भी अंश को अपने सामने देखा तो वो भी एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन जल्दी उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए। अंश आरव से नजरें हटाकर सानवी को देखते हुए बोला, प्रिंसेस तुम? सानवी ने अंश की आंखों में निराशा देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अंश के पास आते हुए बोली, डैड आई कैन एक्सप्लेन, प्लीज़ आप। लेकिन उसके पास आते ही अंश ने अपना हाथ हवा में उठा लिया। उसे ऐसे देखकर सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गाल पर होने वाले दर्द का इंतजार करने लगी। कुछ वक्त बाद भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो सानवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंश के हाथ को देखा जिसे आरव ने पकड़ रखा था। अंश और आरव एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। अंश की आंखों में गुस्से की आग थी तो वहीं आरव की आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसकी खतरनाक आंखों को देखकर वो आरव के भाव जरा भी नहीं बदले। अंश ने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू? आरव ने कहा, मिस्टर रायजादा, अगर आप मेरी सानवी के डैड नहीं होते
तो सानवी के ऊपर हाथ उठाने के लिए मैं आपका हाथ ही तोड़ देता। अंश के गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और आरव का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर खड़े होकर मुझे इस तरह बात करने की? सानवी को पता था अब अगर उसे उसके डैड को नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा। वो आरव के सामने आते हुए बोली, डैड प्लीज़, आप आरव को कुछ नहीं करेंगे, ये बस हमसे मिलने आया है और कुछ भी नहीं, प्लीज़ डैड। अंश ने सानवी को घूर कर देखा और तेज़ आवाज़ में कहा, प्रिंसेस तुम कुछ नहीं बोलोगी। आरव ने अंश के हाथ को पकड़ा और कहा, मिस्टर रायजादा, आप प्रिंसेस पर क्यों चिल्ला रहे हैं, आप मुझसे बात कीजिए। अंश ने कहा, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की भी? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम ध्रुव के बेटे हो इसलिए अब तक मैं शांत था, लेकिन अब और नहीं। सानवी ने आरव की बात सुनी तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, बस कीजिए आप दोनों, लड़ना बंद कीजिए। लेकिन आरव और अंश ने अपनी बातों में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आरव ने अंश की आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ जो आपकी बेटी के पीछे पड़ा है। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे उसमें मर्जी हो या ना हो आपकी। मुझे इतना पता है आपकी बेटी से शादी के लिए मुझे भी शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। अंश ने उसकी जिद में भरी आंखें देखी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? आरव ने सीधा सा जवाब दिया, हाँ। उसे धक्का देकर छोड़ते हुए अंश ने कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम प्रिंसेस से शादी कैसे करोगे, क्योंकि मेरे रहते ये मुमकिन नहीं है। तभी सानवी तेज आवाज में बोली, हो गया आप दोनों का या अभी कुछ बाकी रह गया है? अंश और आरव ने सानवी को देखा जो अपनी लाल नाक लेकर दोनों को गुस्से से घूर रही थी। आरव और अंश ने एक साथ कहा, प्रिंसेस तुम? फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। सानवी ने अपने हाथों में फोल्ड किया और गुस्से से कहा, हमें कुछ नहीं सुनना, आप दोनों जाइए यहाँ से। अंश ने उसे घूरते हुए कठोरता से कहा, याद रखना प्रिंसेस, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे हमेशा से बेस्ट दिया है, चाहे वो चीज़ हो या लाइफ। सानवी उसके पास आते हुए बोली, डैड उसे देना नहीं थोपना बोलते हैं। आपने कभी नहीं पूछा हमें क्या चाहिए, बस चीज़ों को हमारे ऊपर थोपते गए और अब फिर से अपनी पसंद को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। आप हमारी पसंद से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा डैड। अंश ने हैरानी से उसे देखा। आरव ने जब सानवी को उसके साइड लेते देखा तो उसके होठों पर जीत वाली मुस्कान आ गई। उसने कहा, फाइनली तुम्हें रियलाइज़ हुआ मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई जब सानवी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम भी डैड से कम नहीं हो, जब देखो तब अपनी मर्जी हमारे ऊपर थोपते रहते हो, ये करो वो करो, और कभी हमसे भी पूछा हमें क्या चाहिए? इस बार हैरानी होने वाली बारी आरव की थी। आरव कुछ कहता उससे पहले ही सानवी अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हमें अब और कुछ नहीं सुनना, जाइए आप दोनों यहाँ से। आरव और अंश ने एक दूसरे को देखा और फिर से अपनी आंखें कठोर हो गईं। सानवी ने देखा दोनों फिर से लड़ने के मूड में है तो उसने कहा, जाइए कुछ भी कीजिए, और वो बेड पर आकर ब्लैंकेट अपने सर पर डालकर लेट गई। अंश और आरव एक दूसरे को देख रहे थे। आरव ने कहा, मिस्टर रायजादा, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल आप मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकते। मैं कल आऊँगा अपने पूरे परिवार के साथ आपकी बेटी का हाथ मांगने। अंश ने भी उसी तरह कहा, ओह रियली, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ कैसे आते हो। आरव ने यह सुना और उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। अंश कुछ कहता आरव खिड़की से बाहर कूद गया। अंश ने गुस्से में उसे देखा और एक नज़र सानवी को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसका टक्कर सामने खड़े वंश से हुई। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वंश ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, आपने उसे जाने क्यों दिया डैड? अंश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा और कहा, वाई शुड आई टेल यू, यू आर नॉट माई डैड। और वो वहाँ से चला गया। वंश ने अपने डैड को जाते हुए देखा और कुछ सोचने लगा। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना चैनल, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड 404, अ किस।
इधर आयश कमरे में आया। उसने देखा रूहानी सोफे पर सो रही थी। उसका हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था और आधा ब्लैंकेट भी फर्श पर को छू रहा था। वो बहुत अजीब पोजीशन में सो रही थी। उसका मुंह हल्का सा खुला था जिससे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। आयश उसे देख ही रहा था कि रूहानी ने करवट ली। वो नीचे गिरने को ही थी कि आयश ने उसे पकड़ लिया। रूहानी नींद में ही मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में समा गई। आयश ने हैरानी से उसे देखा। ये लड़की क्या इतनी गहरी नींद में भी उसे पता नहीं वो कहाँ सो रही है। उसने अपना सर हिलाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसने रूहानी को बेड पर प्लेस किया। उसने उसके चोट को देखा और उसके पास एक पिल्लो लगाकर बेड के दूसरी तरफ आ गया। उसने अपना एक हाथ अपने सर के पीछे रखा और सीलिंग को घूरने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद के आगोश में जाने को ही था कि उसे अपने सीने पर कुछ महसूस हुआ। उसने झट से आंखें खोली। उसने देखा रूहानी का हाथ उसके सीने पर है। उसने सर घुमाया और करके देखा। रूहानी अब भी गहरी नींदों में थी। उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे ऊपर से हटाया। उसने फिर से आंखें बंद की और सोने को था कि उसे फिर से रूहानी का हाथ अपने सीने पर महसूस हुआ। उसने झट से आंखें खोली और इरिटेट होते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कुछ कहने को ही था कि उसने देखा रूहानी का चेहरा अब उसके तरफ था। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। वो एक पल के लिए भी अपना सारा गुस्सा भूल गया और उसके चेहरे को देखने लगा। रूहानी ने के कुछ बाल उसके ऊपर चेहरे पर आ रहे थे, होठों को छू रही थी। आयश ने उसे देखा तो उसे हटाने के लिए हाथ आगे किया। उसने सॉफ्ट उंगली के साथ उसके बाल को उसके कान के पीछे किया और उसे देखने लगा। वो उसके चेहरे के हर एक फीचर को देख पा रहा था। उसकी छोटी सी नाक, घनी पलकें, लाल होंठ उसके पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके होठों से नीचे छोटा सा एक काला तिल जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे काला टीका लगाया हो, लोगों से बुरी नज़र बचाने के लिए। उसने चेहरे को देखते हुए अपना हाथ उसके गाल की तरफ बढ़ाया। अपने सॉफ्टली उसके गाल को सहलाया और वो उसके होठों को देखने लगा जो नींद में ही कुछ कह रहे थे। उसे पता नहीं चला उसे देखते हुए कब वो उसके तरफ झुकने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से उसके होठों को छू लिया। उसने महसूस किया उसके होठ कितने सॉफ्ट और मुलायम थे। उसने पहले भी एक बार उसे ज़बरदस्ती चूमा था, पर तब की बात तो अलग थी ना। उसे याद करते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसे और भी अच्छे से फील करना चाहता था, लेकिन उसका बैड लक। रूहानी ने नींद में ही अपने होठों को अंदर की तरफ मोड़ लिया और एक जोरदार लात आयश के पेट पर मारी और आयश तेज आवाज के साथ सीधा बेड से नीचे गिर गया। आह! उसकी आवाज़ सुनकर रूहानी की नींद खुल गई। उसने देखा आयश जमीन के नीचे पड़ा था। वो उठकर बैठते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ गिर गया क्या? हमने सुना और आप नीचे क्या कर रहे हैं? आप नीचे सो रहे थे? एक मिनट, हम तो सोफे पर सो रहे थे। रूहानी ने इतने सारे सवाल सुनकर आयश चिढ़ गया। एक तो पहले ही उसके शरीर में दर्द था, अब उसकी पागल बीवी ने उसे लात मारकर गिरा दिया था। उसके बट्स पर बहुत दर्द हो रहा था। वो गुस्से में ज़मीन से उठकर और बेड पर आते बोला, तुम ये मुझसे पूछ रही हो? तुम सोफे से गिर रही थी तो मैं तुम्हें उठाकर बेड पर लाया। तुमने मुझे पहले परेशान किया और अब मुझे लात भी मारी। मैं तुम्हारी वजह से नीचे गिरा, समझी तुम? रूहानी ने उसकी बात सुनी और उसे देखने लगी। उसने कहा, हमें माफ़ करना, हमें पता नहीं चला। आप ठीक है ना? ये कहने के बाद वो दोनों हाथों से आयश के चेहरे को पकड़कर उसे देखने लगी। आयश ने उसके हाथ को अपने गाल से हटाया और गुस्से से कहा, हाथ मत लगाना मुझे। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे साथ। इससे अच्छा तो तुम ज़मीन पर सो जाती। अचानक से गिरने की वजह से आयश के बट्स में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारा कह भी नहीं पा रहा था। रूहानी उसकी बात सुनकर अपने बाल को कान के पीछे करते हुए मासूमियत से बोली, हमने पहले भी कहीं भी ऐसा नहीं किया। हमें नींद में लगा जैसे तुम्हारे होठों को पर कुछ गीला गीला सा रेंग रहा है, जैसे हमारे होठों पर कुछ गीला गीला सा रेंग रहा है। इसलिए हम आयश ने यह सुना और उसे
रियलाइज़ हुआ वो रूहानी को कुछ देर पहले किस कर रहा था। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, ठीक है, अब चुपचाप सो जाओ। और वो पीठ दिखाकर लेट गया। रूहानी ने उसे देखा और बेड से उठकर सोफे के तरफ जाने लगी तो आयांश ने कहा, चुपचाप यहीं सो जाओ, मैं फिर से नहीं जाऊंगा तुम्हें गिरने से बचाने के लिए। रूहानी जाते हुए रुक गई। उसने आयांश को देखा और कुछ सोचते हुए फिर से आकर बेड पर लेट गई। वो आयांश के पीठ को देखने लगी और उसे देखते देखते कब उसकी आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। सुबह का वक्त। अधव्य की नींद खुली। उसने अपनी आंखें मींच ली और सर पकड़कर बैठ गया क्योंकि कल रात ज़्यादा पीने की वजह से उसका सर भारी हो रहा था। उसने कहा, लगता है कुछ ज़्यादा ही पी ली, पर सर दर्द से फटा जा रहा है। तभी किसी ने उसके आगे नींबू पानी का गिलास कर दिया। अधव्य ने गिलास को देखा और फिर सामने खड़े इंसान को। उसके सामने आरवी को देखकर वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया। उसके आसपास देखा, वो उसके कमरे में नहीं था। अधव्य को ऐसा देखकर आरवी ने सीधे से कहा, ये मेरा कमरा है, आपने कल ज़्यादा पी ली थी और गिर गए थे, आप बहुत भारी थे, मैं और आद्या आपको यहाँ लेकर आए। अधव्य ने यह सुना और कहा, मैंने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? आई एम सॉरी अगर किया हो तो, मुझे पीने के बाद कुछ याद नहीं रहता। आरवी ने कहा, नहीं आपने कुछ भी नहीं किया, आप यहाँ आने के बाद चुपचाप सो गए थे। और वो कुछ सोचने लगी। कुछ याद आने के बाद उसने गाल लाल हो गए। अधव्य ने उसे ऐसा देखा तो कहा, आई एम सॉरी मैं वो आरवी उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, इट्स ओके, आप ये नींबू पानी पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अधव्य ने उसे थैंक्स कहा और उसको ले लिया और पीने लगा। आरवी उसके स्टडी टेबल के पास आई और कुछ करने लगी। अधव्य उसे देखते हुए नींबू पानी पीने लगा। आरवी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसके चेहरे पर बहुत ही मासूमियत थी। अधव्य की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे देखने लगा। आरवी ने जब महसूस किया कि वो उसे देख नहीं रहा है तो उसने अपना सर घुमाया और उसे देखते हुए कहा, क्या आपको कुछ और भी चाहिए? अधव्य ने इस आवाज़ को सुना और वो झेंप गया। उसने कहा, नो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम सॉरी अगेन। फिर उसे कुछ याद आया। उसने कहा, एक मिनट, अगर मैं तुम्हारे कमरे में था तो तुम कहाँ सोई? आरवी ने कहा, मैं आद्या दी और सानवी दी के साथ थी। एंड डोंट वरी, मैंने डैड को बता दिया था कि आप मेरे कमरे में सो रहे हैं। उन्होंने ही मुझे आपके लिए नींबू पानी लेने के लिए कहा। अधव्य ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। वो तो डर ही गया था। उसके ग्लास साइड में रखा और आरवी को फिर से सॉरी कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आरवी ने उसे जाता हुआ देखा। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके, लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वन्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है जिसे वो जानते भी नहीं हैं,
और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षत राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करनी चाहता, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, 2 दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और न ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को